नियोग हिंदी स्टोरी प्रेजेंट सस्पेंस कहानी साय का राज। छोटे से पहाड़ी गांव अंधेरी घाट में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। हर रात किसी न किसी घर में कुछ असामान्य घटित हो रहा था। गांव के लोग इसे आत्माओं का प्रकोप मानते थे। गांव के बाहर की एक पुरानी हवेली, जिसे लोग साय की हवेली कहते थे, इन घटनाओं का केंद्र मानी जाती थी। इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ एक जिज्ञासु पत्रकार राघव गांव में इन रहस्यों की तहकीकात के लिए पहुँचता है। राघव दिल्ली का एक नामी पत्रकार था जिसने अनगिनत मर्डर केस और रहस्य सुलझाए थे। अंधेरी घाट के बारे में सुनते ही वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। गांव में उतरते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह अजीब तरह की शांति में डूबी हुई थी। गांव के लोग उससे बातचीत करने से बचते थे। एक बूढ़े किसान रामलाल ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, अगर जान प्यारी है तो यहाँ मत रुको। साय की हवेली में जाना मौत को बुलावा देना है। राघव ने रामलाल से हवेली और गांव में हो रही घटनाओं के बारे में पूछा। रामलाल ने बताया कि वह हवेली 100 साल पुरानी है और वहाँ हर 20 साल में कोई बड़ा हादसा होता है। पिछले महीने गांव के 3 लोग वहां गए और लौटकर कभी नहीं आए। राघव ने ठान लिया कि वह हवेली जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपनी टीम को तैयार किया और कैमरे व जरूरी उपकरण लेकर रात के समय हवेली पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही राघव को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के दरवाजे पर पुराने ताले लगे थे, लेकिन दरवाजा हल्के धक्के से ही खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। धूल और जालों से भरे कमरे में कहीं कहीं खून के निशान भी दिख रहे थे। राघव ने अपना कैमरा चालू किया और हर कोने की रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर खून से पार्टी लिखा था। डायरी में लिखा था, जो इस जगह आया उसने अपनी मौत खुद चुनी। साय से बचना नामुमकिन है। राघव ने डायरी को पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसे जैसा लगा कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। हवेली से लौटकर राघव ने डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उसमें हवेली के मालिक राजा प्रताप सिंह का जिक्र था, जिसने 100 साल पहले इस हवेली को बनाया था। राजा काला जादू करता था और अमृत व पाने के लिए उसने 20 निर्दोष लोगों की बलि दी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अपनी आत्मा को साय के हवाले कर चुका हूँ। अब यह हवेली उसी का बसेरा है। राघव को एहसास हुआ कि हवेली में हो रही घटनाओं का संबंध इस साय से है। अगली रात राघव ने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और दोबारा हवेली गया। इस बार वह साय को देखने और उसका सच जानने के लिए पूरी तैयारी से आया था। रात के 12 बजते ही हवेली में अजीब सी गतिविधियाँ शुरू हो गई। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह अदृश्य ताकतें महसूस कर सकता था, लेकिन साया की शक्ल धुंधली थी। साया बोलने लगा, यह जगह छोड़ दो वरना तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं लोगों जैसा होगा। राघव ने साहस दिखाया और कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूँगा। तुम कौन हो? साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। राघव और उसकी टीम ने देखा भी वह कोई भूत नहीं बल्कि इंसान था, जो गांव के लोगों को डराकर हवेली के खजाने तक किसी को पहुंचने से रोक रहा था। राघव और उसकी टीम ने साय का पीछा किया। वह हवेली के एक गुप्त तहखाने में भागा। तहखाने में उन्हें सोने और हीरे जवाहरात से भरे संदूक मिले। तभी साय ने अचानक हमला कर दिया। टीम के एक सदस्य ने साय का मुखौटा उतार दिया। वह गांव का ही एक आदमी मोहन निकला। उसने स्वीकार किया कि उसने यह साजिश इसीलिए रची ताकि खजाने पर उसका कब्जा हो सके। राघव ने खजाने की तस्वीर और मोहन की साजिश का पर्दाफाश किया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने में लिखी एक बात ने राघव को उलझन में डाल दिया। डायरी में लिखा था, जो भी इस खजाने को छुएगा उसकी आत्मा साय की हो जाएगी। राघव को एहसास हुआ कि मोहन साय का एक मोहरा मात्र था। असली साया अब भी जिंदा है। अंत और नई शुरुआत। राघव खजाने को पुलिस के हवाले करके दिल्ली लौट आया, लेकिन रात में उसके सपने में वही साया आया और कहा, तुमने मुझे चैलेंज किया, अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। राघव ने महसूस किया कि यह खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। राघव को लगा था कि
अंधेरी घाट की घटनाएं और साई की हवेली का रहस्य उसने सुलझा लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जिस खजाने को वह पुलिस को सौंपकर लौट आया था, वह दरअसल एक शापित खजाना था। दिल्ली लौटने के बाद राघव की जिंदगी में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। दिल्ली लौटने के 2 दिन बाद राघव को पहली बार एहसास हुआ कि साये ने उसका पीछा किया। हर रात वह एक ही सपना देखता, साये की हवेली में एक काली परछाई उसके करीब आती है और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता। राघव ने इसे तनाव समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब यह सपना हर रात आने लगा और साथ ही उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी, बत्तियां खुद ब खुद बंद हो जाना, खिड़कियां का बिना वजह खुलना, तब उसे समझ आया कि यह कोई असामान्य घटना नहीं है। एक दिन राघव के लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक अजीब मैसेज चमका, तुमने खजाने को हाथ लगाया, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। राघव को समझ नहीं आया कि यह कोई हैकिंग है या वाकई वह अदृश्य ताकतें उसे सताने लगी है। राघव ने अपनी टीम के पुराने सदस्यों रोहित और सीमा को बुलाया। उसने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सीमा ने सुझाव दिया कि उन्हें खजाने के इतिहास और साये के बारे में गहराई से पता करना चाहिए। रोहित ने खजाने की जांच पड़ताल के लिए पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पता चला कि वह खजाना गायब हो चुका था। पुलिस स्टेशन में खजाने को संभालने वाला अधिकारी भी लापता था। यह सुनते ही राघव को एहसास हुआ कि मामला जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने पुरानी डायरी के कुछ अधूरे पन्ने को फिर से पढ़ा। उसमें एक खास संकेत छिपा हुआ था, जिस दिन चंद्रग्रहण आएगा वह मेरी वापसी का दिन होगा। खजाने की शक्ति अब अपने शिखर पर होगी। कुछ ही दिनों बाद चंद्रग्रहण आने वाला था। राघव ने समझ लिया कि उसे इस समस्या का समाधान तभी खोजना होगा। उससे फिर से अंधेरी घाट जाने का फैसला किया। गांव में इस बार उसे और भी ज़्यादा डरावना माहौल मिला। लोग बात करने से कतराने लगे। हवेली और भी खौफनाक लग रही थी। राघव ने गांव के पुजारी महंत श्यामदास से मदद मांगी। महंत ने बताया कि वह खजाना सिर्फ एक भौतिक चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें काला जादू समाहित है। साये का असली मकसद खजाने को लेकर उसे सक्रिय करना और अमरत्व प्राप्त करना था। रामदास ने कहा, तुमने खजाने को हाथ लगाकर गलती की। अब यह साया तुम्हारे पीछे है। इसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें उसी जगह लौटना होगा जहाँ से सब शुरू हुआ था। चंद्रग्रहण की रात राघव, सीमा और रोहित ने साहस जुटाया और फिर से साये की हवेली पहुँचे। उनके साथ महंत रामदास भी थे। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध फैल गई। उन्होंने डायरी में दिए गए निर्देशों का पालन किया और तहखाने तक पहुँचे। वहाँ पर वह खजाना रखा था जिसे गायब बताया गया था। खजाने के पास ही पुलिस अधिकारी का मृत शरीर पड़ा था। तभी साये ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हवेली की दीवारें हिलने लगी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। साया अब और भी ताकतवर और भयानक हो चुका था। साये ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी ताकत को चुनौती दी है। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। महंत ने पहले से ही एक मंत्र तैयार किया था जिससे साये की शक्ति को रोका जा सकता था, लेकिन वह मंत्र तभी काम करता जब खजाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। राघव और उसकी टीम ने साये से लड़ने का फैसला किया। रोहित ने खजाने को जलाने की कोशिश की, लेकिन खजाना आग से अछूता रहा। तभी सीमा को डायरी में दिए गए संकेत याद आए। साया तब तक जीवित रहेगा जब तक उसका अंतिम बलिदान नहीं होगा। महंत ने बताया कि साये को ख़त्म करने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। महंत ने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह साया इसी ज़मीन से जुड़ा है। अगर मैं अपने प्राण यहाँ त्याग दूँ तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। राघव और सीमा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन महंत ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा तहखाना हिलने लगा। साये ने महंत पर हमला किया, लेकिन उन्होंने मंत्र पूरा कर लिया। साये की चीख हवेली में गूंजने लगी और वह धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। खजाना जलकर राख हो गया और तहखाना ढहने लगा। राघव और उसकी टीम किसी तरह तहखाने के बाहर निकली। साये की हवेली हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, लेकिन राघव को अजीब सा एहसास हो रहा था। कुछ दिनों बाद राघव के दरवाजे पर एक अजनबी ने दस्तक दी। वह एक लिफाफा छोड़ कर गया। लिफाफे में वही पुरानी डायरी के बचे हुए पन्ने थे, जिसमें लिखा था, तुमने एक साये को ख़त्म किया, लेकिन यह कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। साये के 3 और भाई है, अगला तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। साये की हवेली को ख़त्म हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन राघव की ज़िंदगी में अजीब घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था।
उसके पास मिले डायरी के पन्ने ने यह साफ कर दिया था कि असली खतरा अभी बाकी है। यह सिर्फ साय की हवेली तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरे प्राचीन रहस्य का हिस्सा था। डायरी के बचे हुए पन्नों में कुछ अनोखी बातें लिखी थी। 4 साएं 4 दिशाएं, हर साय की अपनी ताकत, अपनी कहानी। पहला साया खत्म हुआ, लेकिन उसकी ताकत अब दूसरे साये को सौंप दी गई है। अगर दूसरा साया सक्रिय हुआ तो यह पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। राघव ने पन्ने को बार बार पढ़ा। हर बार यह और भी ज़्यादा उलझा हुआ लगता। उसने इसे समझने के लिए पुरानी पांडुलिपियों और काले जादू के विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला किया। वह तुरंत अपने मित्र प्रोफेसर अंशुल से मिला, जो इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञ थे। अंशुल ने डायरी के पन्नों पर को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। 4 साए 4 अलग अलग स्थानों पर छिपे हैं। यह उस समय की बात है जब काले जादू और बलिदानों का प्रचलन था। अगर यह सच है तो हमें दूसरे साए को रोकने के लिए जल्दी करनी चाहिए। डायरी में अगला स्थान जिक्र किया गया था, दक्षिण दिशा, जल और अंधकार का मेल। वहाँ दूसरा साया सोया हुआ है। राघव, रोहित और सीमा ने दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव काला झील की ओर रुख किया। यह गांव एक बड़े झील के किनारे बसा था। इस झील के बारे में कहा जाता है कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कई लोग वहां से कभी लौटकर नहीं आए। गांव पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह साये की हवेली से भी ज़्यादा खौफनाक थी। गांव के लोग डरे हुए थे और रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। गांव के मुखिया नटराज ने बताया, यह झील हमारी बर्बादी का कारण है। झील के नीचे एक प्राचीन मंदिर है जहां दूसरा साया सोया हुआ है और हर कुछ सालों में वह जागता है और अपनी शक्ति के लिए किसी की बलि मांगता है। राघव और उसकी टीम ने झील की जांच करने का फैसला किया। नटराज ने उन्हें एक पुराने पुजारी स्वामी हरिहरनंद से मिलने की सलाह दी। हरिहरनंद ने बताया कि झील के नीचे मौजूद मंदिर में नाग साया नामक साया रहता है। यह साया पानी और अंधकार का स्वामी है और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए इंसानी बलि लेता है। उसने राघव को चेतावनी दी, अगर तुम मंदिर में गए तो वापस लौटना नामुमकिन है। लेकिन राघव ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। चंद्र ग्रहण की रात को राघव, सीमा और रोहित ने झील में डुबकी लगाकर मंदिर तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने ऑक्सीजन टैंक और गोताखोरी के उपकरण लिए। झील के नीचे का दृश्य डरावना था। घने अंधेरे में मंदिर की परछाई नजर आ रही थी। मंदिर में पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह और मानव कंकाल मिले। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा काला पत्थर रखा था जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। तभी साये की गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। पानी अचानक से गर्म होने लगा। रोहित ने पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। साया अब पूरी तरह प्रकट हो चुका था। यह एक विशाल नाग की आकृति में था, जिसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। साया बोलने लगा, तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, मैं काल हूँ, मैं अमर हूँ। राघव ने डायरी में पढ़े गए मंत्र का सहारा लिया। हरिहरनंद ने उन्हें मंत्र की एक प्रति दी थी जिससे साये को ख़त्म करने के लिए पढ़ा जाना था। लेकिन जैसे ही राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, साया और भी हिंसक हो गया। साया को ख़त्म करने के लिए मंदिर में रखे काले पत्थर को नष्ट करना जरूरी था, लेकिन समस्या यह थी कि पत्थर को तोड़ते ही झील और मंदिर ध्वस्त हो सकते थे, जिससे उनकी जान भी खतरे में थी। सीमा ने साहस दिखाया और पत्थर को तोड़ने के लिए एक डायनामाइट लगाने का फैसला किया। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने कहा, यह सिर्फ एक साये की लड़ाई नहीं है, यह इंसानियत की लड़ाई है, मुझे यह करना होगा। सीमा ने डायनामाइट लगाया और साये को अपनी तरफ आकर्षित किया। जैसे ही पत्थर नष्ट हुआ, साया जोर से चिल्लाया और नीली रोशनी के साथ गायब हो गया। लेकिन सीमा झील के पानी में समा गई।
राघव और रोहित किसी तरह झील से बाहर निकल आए। सीमा की बलिदान ने नाग साया को ख़त्म कर दिया था, लेकिन डायरी के अगले पन्ने ने एक बार फिर उनके दिलों में खौफ भर दिया। डायरी में लिखा था, दूसरा साया ख़त्म हुआ, तीसरा साया अब पूर्व दिशा में जाएगा। यह साया हवा और भ्रम का स्वामी है। तुम्हारी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। राघव और रोहित ने कसम खाई कि वह सीमा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इस रहस्य को ख़त्म करके ही दम लेंगे। दूसरे साये नाग साया को ख़त्म करने के बाद राघव और रोहित को लगा कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है, लेकिन डायरी का संदेश अस्पष्ट था। अभी 2 और साये जागने बाकी हैं। अगला साया पूर्व दिशा में था और यह साया हवा और भ्रम का स्वामी था। इस बार चुनौती पहले से ज़्यादा खतरनाक थी। राघव जानता था कि तीसरे साये को हराने के लिए न केवल साहस बल्कि चतुराई और बलिदान की भी ज़रूरत होगी। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, पूर्व दिशा जहां हवा का प्रवाह रुकता है और हर चीज़ एक भ्रम में बदल जाती है, वहां तीसरा साया जागता है। इसे माया साया कहते हैं। इसे हराना आसान नहीं, क्योंकि यह असली और नकली के बीच की सीमाएं मिटा देता है। डायरी के साथ एक और संकेत मिला, एक पुराना नक्शा जिसमें भारत के पूर्वी हिस्से में एक जंगल भूल वन का उल्लेख था। कहा जाता है कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। राघव और रोहित ने सीमा को खोने का दुख दिल में लिए भूल वन की यात्रा शुरू की। यह जंगल असम के अंदरूनी हिस्से में स्थित था और चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ था। जंगल के स्थानीय लोग इसे भूल भुलैया का जंगल कहते थे, जहां हर चीज अपनी असली रूप में नहीं होता। गांव में पहुंचते ही उन्होंने एक बूढ़ी औरत रत्ना से मुलाकात की। रत्ना ने उन्हें चेतावनी दी, यह जंगल तुम्हारे दिमाग से खेलता है। वहाँ सब कुछ असली लगेगा, लेकिन यह सिर्फ भ्रम होगा। अगर तुमने अपने डर पर काबू नहीं पाया तो माया साया तुम्हारा अंत कर देगा। राघव और रोहित जंगल के अंदर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि पेड़ एक ही जगह बार बार दिख रहे थे। राघव ने कहा, हम घूमकर वापस उसी जगह पहुंच रहे हैं। यह जंगल हमें गुमराह कर रहा है। जंगल के अंदर एक कुटिया दिखी। अंदर एक रहस्यमयी साधु बैठा था, जिसने कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। साधु ने उनकी आंखों पर एक जरी लगाई और अचानक हर चीज बदलने लगी। राघव ने देखा कि वह साये की हवेली में वापस था। सीमा जिंदा थी और वह उसे आवाज दे रही थी, राघव, मैं बच गई हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। रोहित ने अपनी माँ को देखा, जो कई साल पहले मर चुकी थी। वह रोहित को बुला रही थी, बेटा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह सब माया साया का भ्रम था। वह उनके डर और भावनाओं को इस्तेमाल कर रहा था। राघव को एहसास हुआ कि अगर वे अपने डर के आगे झुक गए तो उनकी हार पक्की है। राघव ने सीमा की ओर देखा और कहा, तुम असली नहीं हो, यह सब एक भ्रम है। मैं इस खेल में नहीं फंसने वाला। रोहित ने भी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, यह सब एक चाल है। जैसे ही उन्होंने अपने डर पर काबू पाया, साधु का चेहरा बदल गया और वह माया साया में बदल गया। माया साया ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे जाल को तोड़ा, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। माया साया ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि राघव और रोहित को संभालने का मौका ही नहीं मिला। वह हवा की तरह इधर उधर घूम रहा था और उनके दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। राघव को डायरी में पढ़ा एक मंत्र याद आया, जिसे बोलने पर माया साया की शक्ति कमजोर हो सकती थी। उन्होंने रोहित से कहा, तुम मेरा ध्यान बटाओ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। रोहित ने माया साया को उलझाए रखा, जबकि राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, माया साया कमजोर होने लगा, लेकिन उसने अंतिम बार किया और रोहित पर हमला कर दिया। माया साया को हराने का एकमात्र तरीका उसके क्रिंट, उसके हृदय को नष्ट करना था। राघव को यह समझने में देर नहीं लगी कि इसका अंत तभी होगा जब कोई इसे भेदे। रोहित ने अपनी जान की परवाह किए बिना माया साया के हृदय में छुरा घोंपा। साया चीखते हुए खत्म हो गया, लेकिन रोहित भी वहीं गिर पड़ा। राघव ने रोहित को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आखिरी सांस ले चुका था। माया साया के खत्म होने के बाद जंगल वापस अपनी असली रूप में आ गया।
लेकिन राघव अब अकेला रह गया था। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, तीसरा साया खत्म हुआ, चौथा और अंतिम साया पश्चिम दिशा में है। यह सबसे ताकतवर है, यह मृत्यु और पुनर्जन्म का स्वामी है। इसे हराने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राघव ने कसम खाई कि रोहित और सीमा की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देगा। चौथे साये का सामना करने के लिए उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 3 सायों को हराने के बाद राघव अब अकेला रह गया था। सीमा और रोहित की कुर्बानी ने उसे टूटने नहीं दिया, बल्कि और मजबूत बना दिया। डायरी ने उसे पश्चिम दिशा की ओर का इशारा किया था, जहां चौथा और सबसे खतरनाक साया छिपा था। यह साया मृत्यु और पुनर्जन्म का स्वामी था। इसे हराने के लिए राघव को अपनी सबसे बड़ी गहरी भावनाओं और भय का सामना करना था। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा बनने वाली थी। डायरी में लिखा था, पश्चिम दिशा, वहाँ जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन टूटता है। यह साया मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को नियंत्रित करता है। इसे काल साया कहते हैं। इसे हराने के लिए तुम्हें न केवल साहस बल्कि बलिदान और सच्चे प्रेम की शक्ति की जरूरत होगी। राघव ने महसूस किया कि यह साया सिर्फ एक अदृश्य शक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो समय और मृत्यु दोनों पर राज करती थी। डायरी में एक स्थान का जिक्र था, मृत्यु गुफा, जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित थी। राघव थार रेगिस्तान के गहरे हिस्से में स्थित मृत्यु गुफा पहुंचा। वहां का वातावरण डरावना और रहस्यमय था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, जो भी गुफा के अंदर जाता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर ऐसा बदल जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। गुफा के अंदर घुसते ही राघव को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो। गुफा के अंदर हर चीज स्थिर थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। गुफा के अंदर राघव को एक विशाल कक्ष मिला, जिसके केंद्र में एक पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन पर एक काली आकृति बैठी थी, जो काल साया था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसकी आवाज समय की गूंज जैसी थी। तुमने 3 साये को हराया, लेकिन मुझसे पार पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं काल हूँ, मैं अनंत हूँ। राघव ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें हराने आया हूँ। तुम्हारे आतंक का अंत अब होगा। काल साया ने राघव को भ्रम के एक जाल में डाल दिया। वह अपने मृत माता पिता सीमा और रोहित को जिंदा देखता है। वे उसे पुकारते हैं, राघव हमारे पास आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राघव ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, तुम सब काल साया का हिस्सा हो, मैं तुम्हारे छलावे में नहीं फंसने वाला। काल साया ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मौत का डर नहीं तो आओ और मुझे हराने की कोशिश करो। काल साया ने समय को नियंत्रित करते हुए राघव पर हमला किया। गुफा का हर कोना हिलने लगा। राघव ने डायरी में लिखे मंत्र का सहारा लिया और काल साया की कमजोरियों पर वार करना शुरू किया, लेकिन काल साया इतना ताकतवर था कि मंत्र का असर सीमित हो गया। डायरी के अंतिम पन्ने में लिखा था, काल साया को हराने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय को त्याग करना होगा। यह बलिदान उसकी ताकत को खत्म कर देगा। राघव को समझ आ गया कि उसे अपनी जान देने के लिए तैयार होना होगा, लेकिन तभी गुफा में एक अद्भुत घटना घटी। सीमा और रोहित की आत्माएं प्रकट हुई। सीमा ने कहा, हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हें इस लड़ाई को जीतना ही होगा। रोहित ने कहा, तुम्हारा साहस ही काल साया का अंत करेगा। याद रखो, प्यार और बलिदान सबसे बड़ी ताकत है। राघव ने मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया और अपनी आत्मा को काल साया को खत्म करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने बलिदान देने की प्रक्रिया शुरू की, एक तेज प्रकाश गुफा में फैला और काल साया चिल्लाते हुए समाप्त हो गया। काल साया के खत्म होने के बाद गुफा ढहने लगी, लेकिन राघव ने खुद को जीवित पाया। सीमा और रोहित की आत्माएं उसे मुस्कुराते हुए विदा कर रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर अब नई पंक्तियां उभरी, तुमने साये को खत्म कर दिया, अब यह दुनिया सुरक्षित है। लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति प्रेम, बलिदान और साहस में है। राघव गुफा से बाहर निकला, थका हुआ लेकिन विजयी। उसने सायों के आतंक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। यह कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन राघव की ज़िंदगी में यह अध्याय हमेशा उसे याद दिलाएगा कि सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर के डर और चुनौतियों को हराने में है। साये का अंत, लेकिन साहस और बलिदान की कहानी
हमेशा जिंदा रहेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।